दोस्तों आप देख रहे हैं इरफान हाशमी टॉक्स और मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। ईरान जंग का एक ऐसा असर सामने आ रहा है जो सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं है। अमरीकी हथियारों के कम होते ज़खायर ने चीन, ताइवान, जापान और जनूबी कोरिया के हवाले से वाशिंगटन में एक नई तशवीश पैदा कर दी है। वाशिंगटन पोस्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका ने बड़े पैमाने पर मिसाइल, दिफाई इंटरसेप्टर्स, बहरी जहाज और दीगर फौजी वसाइल इस्तेमाल किए, जिसके बायस पेंटागन के अंदर अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर इसी दौरान चीन ने ताइवान के खिलाफ महाज खोल दिया तो भाई अमरीका के पास मतलूबा मिकदार में हथियार और फौजी वसाइल मौजूद होंगे या नहीं होंगे। ताइवान के लिए खतरे की घंटी कैसे बजी? सबसे ज्यादा तशवीश ताइवान में पाई जा रही है। एक ताइवानी एहलकार के मुताबिक, जो वाशिंगटन पोस्ट ने जिसको रिपोर्ट किया इस सोर्स को, कि ईरान जंग में अमरीकी PAC-3 पेट्रियट मिसाइल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बायस ताइवान को इन मिसाइलों की फराहमी में नुमाया ताखीर का खदशा है। मसला यह है कि ताइवान पहले ही चीन के बढ़ते हुए फौजी दबाव का सामना कर रहा है। तकरीबन $30 अरब के अमरीकी हथियार ऐसे हैं जिनकी मंजूरी हो चुकी, लेकिन वो अभी तक ताइवान को फराहम नहीं किए गए। इनमें तकरीबन $882 मिलियन के पेट्रियट मिसाइल भी शामिल है। यानी आप इंटरसेप्टर्स की बात, जब दिफा की बात होती है तो इंटरसेप्टर्स का नाम आता है, और इंटरसेप्टर्स का इस वक्त शदीद आपको बहरान नजर आता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी इसी किस्म की अपनी रिजर्वेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी। ईरान अमेरिका जंग के बाद, और दूसरी तरफ ये तमाम मिसाइल मिडल ईस्ट के अंदर इस्तेमाल हुए अपने तहादियों को बचाने के लिए, इसराइल को बचाने के लिए, तो विद इन अमेरिका भी आपको इसी किस्म के सवालात उठते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ताइवानी हुकाम ने मार्च में तवक्को जाहिर की थी कि रवां साल इसे 102 पेट्रियट मिसाइल मिलेंगे, लेकिन अब ईरान जंग के बायस उनकी बरवक्त फराहमी पर सवाल उठ रहे हैं। चीन पहले ही ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। यह सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई जब चीन ताइवान के खिलाफ अपनी फौजी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ा रहा है। गुज़श्ता दिसंबर में बीजिंग ने ताइवान के गिर्द अब तक की सबसे बड़ी फौजी मशक की, जिसमें चीनी बहरी जहाजों और जंगी तैयारों ने जजीरे को घेरने की मशक की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस साल मुतनाज़ इलाकों में अपनी फौजी तनसीबात भी बढ़ाई है और ताइवान के करीब कोस्ट गार्ड मशकों में इजाफा किया गया। यानी एक तरफ चीन का फौजी दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ ताइवान को मिलने वाली अमरीकी हथियारों की फराहमी में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। अब हो क्या रहा है कि ताइवान को सपोर्ट कर रहा है अमरीका, और दूसरी तरफ चाइना की एक रेजिस्टेंस। और अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के दौरे पर था तो उस वक्त भी ये सवाल उठाया गया, और ताइवान को जितने भी अमरीकी जो असलहे की फराहमी के मुआहदे थे उसके ऊपर चाइना ने अपनी रिजर्वेशन शो की थी, और दूसरी तरफ इस ताइवान के मुआहदे को बुनियाद बनाया गया ईरान के तनाजुर के अंदर कि अगर आपने ईरान की मदद की और अगर ईरान के साथ आप खड़े हुए तो फिर हम ताइवान के साथ खड़े होंगे। दोस्तों, जापान भी मुतासिर हो रहा है। अमरीकी हथियारों के बुरान का असर सिर्फ ताइवान तक महदूद अब नहीं रहेगा। जापान को भी अमरीकी दिफाई सामान की फराहमी में मुमकिन ताखीर से आगाह किया गया, खासतौर पर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के मामले पर। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान को 400 टोमाहॉक मिसाइलों की फराहमी में 2 साल तक ताखीर हो सकती है। जापानी वज़ीर दिफा ने भी मई में तस्लीम किया था कि ताखीर मुमकिन है, अगरचे जापान ने टोमाहॉक मिसाइल हासिल करने के अपने मंसूबे में तब्दीली नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एक डिले नजर आएगा। अमेरिका के बहरी बेड़े पर भी आपको अब एक दबाव नजर आएगा, क्योंकि अगर आपके पास इंटरसेप्टर्स नहीं होंगे, मिसाइल नहीं होंगे, तो फिर आप उस बहरी बेड़े का दिफा कैसे करेंगे? बुरान सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, अमरीकी बहरिया भी मुतासिर हो रही है। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक 30 से ज्यादा बहरी जहाज जो बहरुल कायल में मौजूद होने थे, ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए गए। जापान में तैनात अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन भी इस माह मशरिक़ वस्ता भेज दिया गया। इसके नतीजे में बहरुल कायल में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंस मजीद कम हो गई, और ये वो खित्ता है जहां चीन के पास तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा मौजूद है। यानी ताकत का तवाजुन आपको पानियों में बदलता हुआ नजर आएगा। जनूबी कोरिया के दिफा पर भी इसका एक असर पड़ेगा। ईरान जंग का असर अब जनूबी कोरिया तक भी पहुंच चुका है। अमेरिका ने सितंबर में जनूबी कोरिया के साथ होने वाले एक एम्फीबियस मिलिट्री एक्सरसाइज मंसूख कर दी, जिसकी वजह ईरान जंग से पैदा होने वाली अमरीकी फौजी ज़रूरियात बताई गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों से पहले जनूबी कोरिया से बाज मिसाइल डिफेंस रेडार्स भी मुंतकिल किए गए। अलबत्ता अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि जनूबी कोरिया में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब भी मौजूद है। अब असल मसला क्या है, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन कर दूं
कि दुनिया में जहां जहां भी अमेरिका के मुखालफिन मौजूद हैं, यानी सुपर पावर्स रशिया एंड देन अलॉन्ग विद चाइना, इनके मुखालफिन को अमेरिका ने अपना दोस्त बना लिया। उनका दिफा अमेरिका का दिफा, और इन प्रॉक्सीज के जरिए या इन प्रॉक्सी महाज के जरिए ये दुनिया की सुपर पावर्स को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। यानी जनूबी कोरिया का मामला आप देख लें, शिमाली कोरिया के खिलाफ, दूसरी तरफ ईरान के जो मुखालफिन हैं उनको सपोर्ट मुहैया की, जिसमें सऊदी अरब है, मिडल ईस्ट है, और एक महाज क्रिएट किया ईरान के खिलाफ। इसके साथ साथ जेलेंस्की की सपोर्ट क्यों नेटो में वो कर रहे हैं, ताकि रशिया के खिलाफ एक महाज क्रिएट हो सके और वहां पे डिफेंस सिस्टम आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ आप चाइना के मामले में ताइवान को आप देख लें, तो अमेरिका हर उस मुल्क की मदद कर रहा है, या एक डिफेंस सिस्टम, या फिर जो प्रॉक्सीज के जरिए, या फिर ऐसे महाज क्रिएट करके जहां से दुश्मनों को तोड़ा जा सके। और फिर शाम में, वो शाम जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, आज लिबनान के अंदर वो कार्रवाइयां कर रहा है। और सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका, यानी तमाम पाबंदियां हटा दी गई। तो इस तनाजुर में आपको देखना होगा दोस्तों, असल मसला अमेरिका के पास कितने मिसाइल बाकी हैं, ये मैं आपको नंबर से बता देता हूं। यहां मामला मजीद संजीदा होता है। CSIS के अंदाजों के मुताबिक ईरान जंग के दौरान अमेरिका ने 850 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए, जबकि मजमूई तादाद 1000 से भी तजावज कर चुकी है। इसके अलावा दीगर तवील फासले के हथियारों के जखायर भी कम हुए। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सबसे अहम मसला पैट्रियट और थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स का है, क्योंकि उनके फौरी मुतबादिल मौजूद नहीं है। CSIS के मुताबिक अमेरिका ने ईरान जंग से पहले मौजूद पैट्रियट और थार्ड जखीरे का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, और जुलाई के आखिर तक तकरीबन 1000 इंटरसेप्टर्स बाकी रहने का अंदाजा था। चीन के साथ जंग हुई तो मसला कितना बड़ा हो सकता है? अमेरिकी दिफाई माहिरीन वॉर गेम्स पहले ही खबरदार कर चुके, यानी वॉर गेम्स के जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं, उनकी ये वार्निंग है कि चीन के साथ बहरकाल में जंग इंतहाई बड़ी मकदार में अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल कर सकती है। CSIS के मुताबिक बाज सिमुलेशंस में अमेरिका ने चीन के साथ जंग के पहले 4 हफ्तों में तकरीबन 5000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल किए। ये अदादुशुमार ईरान जंग के बाद मजीद अहम हो गए। यानी ये फिगर्स देखें, अगर जखीरा कम होगा, आपके मुखालफिन को इसका फायदा होगा, जैसा कि तेल के मैदान में हुआ। आपने ईरान का तेल बंद किया, जो रशियन ऑयल इंडस्ट्री थी वो आपको बूम करती हुई नजर आती है, और फिर रशिया ने पैसा कमाया। और इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद की जा रही है कि आपने दुश्मनों को खत्म करना था, लेकिन दूसरे दुश्मन को आपने फायदा पहुंचाया। दोस्तों, ये अदाद-ओ-शुमार ईरान जंग के बाद मजीद अहम हो गए हैं, क्योंकि चीन के पास ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा जदीद बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइल मौजूद हैं। और अब लेटेस्ट जो उन्होंने एक मिसाइल तैयार किया, हवा से हवा में मार करने वाला, और उसकी रेंज जो है वो अमेरिका तक है। तो अगर अमेरिका तक आपने एक ऐसा मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, तो पीछे क्या रह जाता है? क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से, यानी इससे तेज जो है वो मूव करता है, और अगर आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो यकीनन वो अपने टारगेट को जाकर जरूर हिट करेगा। तो इसलिए चीन के साथ जंग में अमेरिका को ना सिर्फ ज्यादा फासले से हमले करने होंगे, बल्कि अपने जापान, जनूबी कोरिया और दीगर एशियाई अड्डों को चीनी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर दिफाई इंटरसेप्टर्स भी दरकार होंगे। अब अमेरिका क्या कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। पेंटागन ने दिफाई सनत पर दबाव एक तरह से बढ़ा दिया है। अमेरिका ने लॉकहेड मार्टिन को पेट्रियट इंटरसेप्टर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 58.6 अरब डॉलर का मुआहदा दिया, जिसका मकसद 2030 तक पेट्रियट प्रोडक्शन को 3 गुना ज्यादा करना है। लेकिन मसला यह है कि फैक्ट्रियों की पैदावार बढ़ाने में वक्त लगता है, जबकि जंग में मिसाइल चंद हफ्तों में बल्कि दिनों में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट आपको विद इन अमेरिका बनती नजर आ रही है। दोस्तों, ईरान जंग का असल स्ट्रेटेजिक असर शायद सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका मशरिक वस्ता में कितने मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक जंग लड़ते हुए चीन को रोकने के लिए भी काफी ताकत, जो हथियार और दिफाई ज़खायर बरकरार रख सकता है? यानी आपकी पावर, आपके ज़खायर, आपका डिफेंस सिस्टम क्या इसी लेवल पर मौजूद होगा? यानी आपने ईरान के साथ जंग शुरू कर दी, ईरान आपके ऊपर हमला करता है, आप अपने इत्तेहादियों को बचाते हैं, लेकिन आपके जो स्टॉक्स हैं इन तमाम हथियारों के, क्या वो सब मेंटेन करेंगे? क्योंकि आपका दुश्मन रूस भी है, आपका दुश्मन चाइना भी है। आपने सिर्फ एक महाज नहीं, दुनिया में कई महाज ओपन किए हुए। दोस्तों, ताइवान अमेरिका हथियारों का इंतजार कर रहा है। जापान को टोमाहॉक की फराहमी में ताखीर का खदशा है।
जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें मनसूख हो रही हैं, बहरी जहाज मशरिक वस्ता मुंतकिल किए जा रहे हैं और अमेरिका मिसाइल डिफेंस ज़खायर पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ईरान जंग ने वाशिंगटन के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। अगर मशरिक वस्ता का महाज खत्म होने से पहले बहरुल काहिल में नया बहरान पैदा हो गया तो अमेरिका एक ही वक्त में कितने महाज संभाल सकेगा? ये सबसे अहम सवाल है अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पॉलिटिकल कैपिटल सिफर, अमेरिकी अवाम आपके खिलाफ, तमाम सर्वेज आपके खिलाफ आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन आपके सर पर, और रिपब्लिकन्स क्या अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकेंगे? क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी जो है उसमें कमी आ रही है। तो ये तमाम महाज डोनाल्ड ट्रंप के लिए ओपन है। जंग का महाज, पॉलिटिकल महाज, और पॉलिटिकल महाज को बचाने के लिए आप स्टेटमेंट जारी करें कि हम अगले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है और हमारे जो मकासद थे वो पूरे होने। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आबनाए हुर्मस और बाबुल मंदब एक नया महाज, यूरेनियम उनके पास है, फौज तुम उतार नहीं सकते, मिडिल ईस्ट तुम्हारे हाथ से खिसक रहा है और दुनिया के दीगर जो महाज हैं वहां पर तुम्हारी पोजीशन कमजोर होती जा रही है और तुम ये कहते हो कि हम ये जंग जीत रहे हैं। और दोस्तों अब बात करेंगे कि इंतहाई तकलीफ दे खबर, और मेरा सवाल तमाम मुस्लिम उम्मा से है, तमाम मुस्लिम लीडर से है, तमाम वो लोग जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आपको जब ये सुनना पड़े कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, जब आपको ये कहने वाले आप उनका मुंह ना रोक सके कि हमारी जंग शिया सुन्नियों के साथ नहीं बल्कि हमारी जंग इस्लाम के खिलाफ है, और पीट हेक्सेट ये आपको ताना देता है, पीट हेक्सेट आपको वार्निंग देता है, पीट हेक्सेट जैसे कई अमेरिका में बैठ के आपके खिलाफ एक महाज खोलते हैं लेकिन आप कुछ नहीं करते। और यही वजह है कि आज आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के मुल्ला क्या कहते हैं कि देखें हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे होते जा रहे हैं और ये मौजूदा क़यादत की कायदाना सलाहियतों का नतीजा है। अरे मेरे भाइयों, जब अमेरिका आपको ये कहे कि शरई कानून पर पाबंदी की हिमायत करूंगा डोनाल्ड ट्रंप, और ये स्टेटमेंट जारी करे, तो हम एज अ मुस्लिम कहां स्टैंड करते हैं? मौत तो आ जानी है ना, चाहे शेर की तरह लड़ते हुए मर जाओ, चाहे गुलामी की जिंदगी कबूल करके मर जाओ, मरना तुमने एक दिन जरूर है। लेकिन आज का ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब रखा गया तो वो ये कहता है कि मैं शरीयत को इस पे पाबंदी भी लगाऊंगा और इसकी मैं हमायत भी करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में जो शरीयत है इसको आप इसके ऊपर अमल दरामद आप जो भी करेगा उसके खिलाफ कानून आएगा। दुनिया में जहां भी शरीयत के ऊपर अमल होता है डोनाल्ड ट्रंप अब उन लोगों के पीछे जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में शरई कानून पर पाबंदी की हिमायत करूंगा। कदामत पसंद रेडियो मेजबान गैलन बेक को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप का एक कहना था कि लंदन और पेरिस में बाज़ जगह शरई कानून एक तरह से दूसरी तर्ज जिंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका। अमेरिका में भी कहीं कहीं ये हो रहा है, लेकिन जहां ये नजर आएगा इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इस्लामिक सेंटर जो अमेरिका में है, दुनिया में जहां जहां भी इनका इन्फ्लुएंस है उसको टारगेट किया जाएगा। लेकिन क्यों मुस्लिम दुनिया नहीं बोलती? ट्रंप ये कहता है कि अमेरिका में एक ही निज़ाम होना चाहिए, हमारे पास एक बेहतरीन निज़ाम है। कभी कभी ये बहुत मायूस कुन होता है, लेकिन जहां तक मैं कह सकता हूं ये सबसे बेहतरीन निज़ाम है। ईरान के हवाले से ट्रंप का एक इंतहाई अहम दावा, और गुफ्तगू करते हुए उसने कहा, और उसका एक दावा ये सामने आया कि आबने हुर्मुज़ अब खुली है और बहुत सारी बारूदी सुरंगें अब खत्म कर दी गई। ईरान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और ईरान के खिलाफ अमेरिका का अस्करी और इक्तिसादी दबाव कारगर साबित हुआ। और उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई शदीद जख्मी है लेकिन वो हलाक नहीं हुए या शहीद नहीं हुए। ट्रंप ये भी कहता है कि उन्हें नहीं लगता कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मारे जा चुके, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते हैं। उन्हें यकीन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब से बहुत शदीद जख्मी हुए, और ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी। लेकिन आज इंतहाई तकलीफ दे दिन तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप शरीयत पर पाबंदी की बात करता है, जब शरीयत के खिलाफ वो बात करेगा। पीट हेक्सेट को तुम जवाब दोगे, तुम मार्को रूबियो को जवाब दोगे, तुम डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दोगे। आखिरकार दुनिया के जितने भी ये आलिम दीन आपका ताल्लुक किसी भी मसलक से है, वो शरीयत पर पाबंदी की बात कर रहा है और निज़ाम ज़िंदगी के ऊपर उसने हमला किया। तो पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान में करता धरता क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन देंगे? देखिए, पाकिस्तान जब अदालतों की बात होती है तो कहते हैं कि जनाब हमारा अपना कानून है और हम अपनी अदालतों के पाबंद हैं। यही बातें हमें सुनने को मिलती हैं। जब एक ट्वीट किया गया जमायमा की तरफ से तो कहा गया कि लेकिन ये मसला किसी सियासी जमात या सियासी शख्सियत का नहीं, किसी लीडर का नहीं, ये शरीयत का मामला है। और दोस्तों, जब किसी एक इदारे की बात हो तो तमाम उलमा कराम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। सारों की बीपर शुरू हो जाएंगे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। लेकिन आज
जब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि हम शरीयत के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो हम क्यों नहीं बोल रहे, सऊदी अरब क्यों नहीं बोल रहा, टर्की क्यों नहीं बोल रहा, मिडिल ईस्ट क्यों नहीं बोलता, वो इसलिए कि सारे उनकी गोद में बैठे हुए हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। तो एक और जंग जो तजारती जंग है अमेरिका और कनाडा में, ये शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका की अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तजारती जंग जोर पकड़ गई है और कनाडा के जो करता धरता है उन्होंने अमेरिका की सैकड़ों मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी आलात और इसके साथ साथ जो पेपर है इसके ऊपर ये टैरिफ लगाया जाएगा। और कैनेडियन हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि मुतासिर होने वाली अशिया में बाज़ स्टील और एल्यूमिनियम मसनूआत, फर्नीचर और मलबूसात भी शामिल हैं और ये नए महसूलात 8 सितंबर से नाफिज होंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तजारती जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं कि तजारती तनाज़ा हफ्ते के इख्तिताम पर उस वक्त शुरू हुआ था जब सरकारी मुज़ाकरात नाकाम हुए और अमेरिका की जानिब से नए महसूलात नाफिज कर दिए गए। अमेरिका ने 22 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर 27.6 अरब डॉलर के 50% टैरिफ आयद किए और कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ मुतासरीन की मदद के लिए 7.5 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान भी किया। कैनेडियन वज़ीर ख़जाना ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि कनाडा के लिए एक मिसाली चैलेंज है, लेकिन कनाडा इस सूरत हाल का भरपूर मुकाबला करेगा। लेट्स सी जी अगले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये मामला किस तरह जाता है। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। मैं आपसे बहुत सारी माज़रत चाहता हूँ। इरफान हाशमी टॉक्स काफ़ी दिनों से हम नहीं कर रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला अब रेगुलर शुरू हो गया है। और दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बता दूँ कि नेपाल के अंदर जो तबाही देखने को मिली, वो अलग से हम एक वीडियो कर रहे हैं, उस पर पूरी मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा कि किन किन इलाकों में ये सब कुछ हुआ और कितने लोग इस वक्त लापता हैं और कितनी बड़ी तबाही हुई है। अगली वीडियो में इरफान हाशमी टॉक्स पे बात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।